Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of some basic concepts of chemistry for class 11. We are dealing with laws of chemical combination, in which we have covered three laws. Number one is law of conservation of mass, and second law of constant composition, and third one was law of multiple proportion. In third lecture we have seen what is law of multiple proportions. Okay, so I have taught you already that what is law of multiple proportions. First we have seen law of conservation of mass, and second one is law of constant composition और definite proportion. ठीक है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, J.L. प्राउस्ट के द्वारा 1799 में. फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी, क्वेश्चन आंसर देखे थे लास्ट लेक्चर में. फिर उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे आ गए थे, है ना, जिसे डाल्टन ने दिया था 1804 में. उसमें हमने क्या किया, पहले कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन लिया था, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड लिया. फिर उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसमें किस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है हमारा एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो सिंपल में आ गया था इस तरीके से, इसलिए हमने क्या बोला था कि हाँ यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है. ठीक है ना. तो जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है, थर्ड लेक्चर, तो सर्च कर ले #03 क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री #sir#. ओके, तो इतना लिखेंगे आप तो आपको लेक्चर 3 मिल जाएगा. तो हम लोग ये समझ चुके थे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में दो केस हम पहले भी देख चुके थे. ठीक है, किसका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड का. उससे पहले क्या देखे थे हम लोग, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. इसमें किस तरीके से था, क्योंकि कार्बन जो है दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, CO2 और CO. ठीक है ना. तो अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन आंसर से. ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. अच्छा, इसमें क्या आप लोगों को याद होगा कि इसमें नाइट्रोजन क्या करता है, कई तरह के ऑक्साइड बनाता है ना. डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं. फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड और एक ऑक्साइड और बनाता है. ठीक है ना. तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कई कंपाउंड बनते हैं. तो अब इसमें रेशियो क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का. अगर 28 मास नाइट्रोजन का है तो 16 मास किसका था, ऑक्सीजन का. 14 मास किसका है, नाइट्रोजन का, तो 16 मास किसका होता है, ऑक्सीजन का. इसमें क्या है 14 × 2 28 अगर नाइट्रोजन है तो 16 × 3 48 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा. और इसी तरीके से नाइट्रोजन 14 × 2 28 एंड ऑक्सीजन 16 × 4 64. और इसमें भी आप लोग 16 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और 14 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा. फिर इसमें हम क्या किए थे, एक के मास को, चाहे नाइट्रोजन चाहे ऑक्सीजन, एक के मास को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया. ठीक है, तो किसके मास को फिक्स कर लेंगे, या तो आप नाइट्रोजन के इन सारे मासेस को क्या कर दीजिए 28 कर दीजिए. यानी इसको 28 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना. या तो सबको 14 कर लीजिए, है ना. तो हमने क्या किया था, फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन एज 14 समझाने के लिए कर दिया था. जब ये 14 होगा, आधा हुआ ना, तो ये भी 8 हो जाएगा. ये 14 है तो 16 रहेगा, ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 23 और 24 हो जाएगा. ये 14 होगा तो ये भी आधा हो जाएगा 32, ये 14 होगा तो ये भी आधा हो जाएगा 40. तो क्या आया था रेशियो हमारा इस तरीके का 8, 16, 24, 32 एंड 40 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली. ये सारे का क्या था, नाइट्रोजन के जो है 14 मास के साथ ऑक्सीजन का जो रेस्पेक्टिव क्या मास था उसका ये रेशियो मिल रहा था. ठीक है ना. बात समझ में आ गई होगी आपको. फिर उसके बाद हमने क्या किया कि दिस मासेस बियर अ सिंपल रेशियो. इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया. कितने से डिवाइड कर दिया बच्चों, इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया सारी को. तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का रेशियो आ गया. और इसको ये क्या कर रहा था, सिंपल रेशियो बियर कर रहा था ना, इसलिए इसको हमने क्या कहा कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, वैलिड, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है बच्चों. और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया है, जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लिया. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स. कार्बन क्या करता है, 2 ऑक्साइड बनाता है, विच कंटेन्स 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रेस्पेक्टिवली. मतलब कार्बन जो है
वो दो कंपाउंड बना रहा है, मतलब दो ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के दो तरह का ऑक्साइड बना रहा है, जिसके पहले में क्या है 42% कार्बन है 42.9, और दूसरे वाले जो कंपाउंड बना रहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ उसमें 27.3% कार्बन है। इसका मतलब इसमें कार्बन का परसेंट दिया है तो ऑक्सीजन का परसेंट हमको सोचना पड़ेगा। अगर सिर्फ दो ही मतलब एलिमेंट है ना, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन 42.9 दिया है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बच्चों 57.1 हो जाएगा। और इसमें अगर क्या दिया हुआ है 27.3 दिया है दूसरे वाले ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज जितनी है तो ऑक्सीजन की परसेंट कितनी हो जाएगी, आप लोग ये जानते हैं 72.3 हो जाएगा, यहाँ पे 72.7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, सो दैट दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमें क्या बताना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द टू ऑक्साइड्स। तो दो ऑक्साइड्स थे, एक पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, हमें नहीं मालूम कौन सा ऑक्साइड है। अगर ये नहीं भी मालूम है तो अभी देखिए कार्बन का कितना परसेंट दिया है, एक ऑक्साइड में 42%, दूसरे में कार्बन का ही क्या दिया है 27.3% दिया है। पहले वाले ऑक्साइड में कार्बन इतना परसेंट है, दूसरे वाले ऑक्साइड में कार्बन इतना परसेंट है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस दिस, तो जो बचेगा वो ऑक्सीजन का परसेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ भी 100 माइनस 27.3, तो ये कितना हो जाएगा 72.7% ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंट हम कार्बन के परसेंट को 100 में से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो ऑक्सीजन का परसेंट होगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टेप 2, हमने ये निकाल लिया कि कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है दोनों ऑक्साइड्स में कार्बन, ठीक है। तो अब स्टेप 2 देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द मासेज ऑफ कार्बन विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मासेज ऑफ कार्बन जो कि फिक्स मतलब विच कंबाइन विद अ फिक्स मास, किसी फिक्स मास से वो कंबाइन कर रहा हो। 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, एक पार्ट ऑक्सीजन से कितना कार्बन जो है क्या करेगा कंबाइन करेगा इन ईच ऑफ द टू ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड। देखिए इन द फर्स्ट ऑक्साइड क्या है 57.1% क्या है पार्ट, परसेंट मतलब पार्ट समझ लीजिए, है ना। अगर 100% मतलब 100 पार्ट है तो 57.1 पार्ट्स कौन है कार्बन है। तो ऑक्सीजन कितना है, सॉरी 42.9% क्या है कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना है 57.1%। हाँ, तो इन फर्स्ट ऑक्साइड 57.1 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन इतने पार्ट, मतलब इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 42.9% कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन कितना पर पार्ट्स 57.1 पार्ट्स। ओके, परसेंटेज में बोलिए पार्ट्स में बोलिए एक ही बात है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का 57.1% कितने से कंबाइन करेगा 42.9% से। ओके, तो अब आप लोग यूनिटरी मेथड जानते होंगे, अगर 57.1 42.9 से कर रहा तो एक पार्ट कितने से करेगा 42.9 बाई 57.1। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑक्साइड जो हमारा है उसमें तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि एक पार्ट ऑक्सीजन का कितने पार्ट कार्बन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक बार और बता दे रहे हैं, ऑक्सीजन का इतना पार्ट है, कार्बन कितने पार्ट से रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन का 1 पार्ट कितने कार्बन से रिएक्ट करेगा तो 42.9 बाई 57.1 पार्ट कार्बन से ऑक्सीजन जो है एक पार्ट रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। देखिए तो इसीलिए 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद कार्बन 42.9 बाई 57.1%। इन द सेकेंड ऑक्साइड 72.7 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन 27.3 पार्ट्स। देखिए यहाँ पे है ना 72.7% क्या है ऑक्सीजन है, तो 72.7 पार्ट बोल दिए हैं, कितने कार्बन से रिएक्ट कर रहा है 27.3 जो है पार्ट कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 72.7 पार्ट्स जो है ऑक्सीजन का किससे कंबाइन कर रहा है 27.9% का पार्ट्स कार्बन से, ठीक है। इसलिए एक पार्ट कितने से करेगा तो 27.3 डिवाइडेड बाई 72.7 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट जो ऑक्सीजन है वो कितने पार्ट कार्बन से करेगा कंबाइन, इतने पार्ट, ठीक है। अब ये दो स्टेप में हो गया, एक हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट वाले जो ऑक्साइड है कार्बन का उसमें एक पार्ट जो ऑक्सीजन है वो कितने पार्ट कार्बन से रिएक्ट करेगा, इतने पार्ट से। और सेकंड वाला जो ऑक्साइड है उसमें एक पार्ट जो ऑक्सीजन है वो कितने पार्ट कार्बन से रिएक्ट करेगा,
इतने पार्ट से। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टेप 3, टू कंपेयर द masses of carbon which combine with the same mass of oxygen in both the oxide। तो हमको क्या करना है, कंपेयर क्या करना है, एक को तो हमने फिक्स कर लिया, किसको फिक्स कर लिया, ऑक्सीजन को, और किसको हम कंपेयर करेंगे, कार्बन को। तो कार्बन का ही दोनों ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का मास हमने कितना फिक्स कर लिया, 1 पार्ट यानी 1% हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, चलिए, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन दैट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ ऑक्सीजन। एक पार्ट से फर्स्ट वाले ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, एक पार्ट कंबाइन होकर के कितने कार्बन की जरूरत पड़ रही है उसको, कितने पार्ट कार्बन की, 0.751। दूसरे वाले में एक पार्ट ऑक्सीजन कितने पार्ट कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, 0.376। तो अब देखिए बच्चों, तो द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ कार्बन दैट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वन पार्ट से दोनों ऑक्साइड में कार्बन रिएक्ट कर रहा ना, तो कितना कार्बन की जरूरत पड़ रही है, कितना पार्ट की, दिस मच और दिस मच। तो ये किस में है, ये है आपका फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले ऑक्साइड में इतना पार्ट आपका क्या है, कार्बन है, और सेकंड वाले ऑक्साइड में इतना पार्ट कार्बन है। तो इसका रेशियो जब लेंगे तो आप जब इसको देखेंगे तो ये लगभग 2 टाइम कैंसिल होगा, तो 2:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। सिंस दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, सो द अबव डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर सिंपल रेशियो में है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। द लॉ फेल्स व्हेन अप्लाइड टू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब इसको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इसी लॉ को अप्लीकेबल कराया गया तो वो फेल हो गया, बिकॉज कार्बन एटम हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग इटसेल्फ विद अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये क्या कह रहा है बच्चों कि कार्बन जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है, वो कैटिनेशन कर सकता है, अपने ही जैसे कई कार्बन से अटैच हो सकता है, बहुत लंबी चेन बना सकता है, बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप भी ला सकता है ना, जो सब्स्टिट्यूट हो सके वहाँ पे। तो कार्बन की प्रॉपर्टी ऐसी है बच्चों कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना सकता है, और ये टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है ना, और एक्साइटेड स्टेट में ये टेट्रावैलेंट होता है, और नॉर्मली इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसीलिए CO बना लेता है। और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है वो क्या कर लेता है, ये CO2 बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सही समझेंगे। चलिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है, अपने ही तरह के कई कार्बन से क्या करेगा, लंबी लंबी चेन बना देगा। ठीक है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, बहुत तरीके के करोड़ों जो है क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा कार्बन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या दे रहा है, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। द पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइन विद द 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। यहाँ पे 1 पार्ट नहीं लिया है, यहाँ पे 12 पार्ट ले लिया। ठीक है, 1 पार्ट भी लेंगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन 12 पार्ट, आपने कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है, इसलिए 12 पार्ट हम फिक्स कर देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि सारे में कार्बन को 12 पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन है ना, तो 12 × 4 कितना होता है, 48। कार्बन का मास यहाँ 48 हो गया, तो 48 को कितने से डिवाइड कर दें कि इसका 12 बचे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको 12 फिक्स कर लिए। इसमें जो है 60 आएगा कार्बन का टोटल, 5 कार्बन का मास, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या आएगा, 72 आएगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, कार्बन के जो भी मास है। ठीक है, द पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइन विद द 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन आर 2.5, 2.4 एंड 2.33। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कार्बन का यहाँ मास कितना है, कार्बन का मास है यहाँ पे 48, लेकिन इसको हमने 12 फिक्स कर लिया है। 12 फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 12 मास इसका कितने से रिएक्ट करेगा। अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 4 टाइम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा आपका, अगर 12 पार्ट कार्बन है तो 2.5 पार्ट क्या है, और हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी 12 पार्ट अगर कार्बन है तो 2.4 पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है। कैसे, 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2.4। ओके, इसको हमने क्या किया है,
6 से डिवाइड कर दिया। जो कार्बन का इंडेक्स दिख रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए और हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए। तो कार्बन का 12 पार्ट जो है यहाँ पे हेक्सेन के केस में कितने पार्ट हाइड्रोजन सिलेक्ट कर रहा है, तो 14/6। 14/6 करेंगे तो 2.33 आ जाएगा। तो इसमें कितना पार्ट कार्बन है, कार्बन का 12 पार्ट हमने फिक्स किया है। वैसे तो आप देखेंगे 48 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 72 है, लेकिन हमने तीनों में 12 फिक्स कर दिया। 12 को फिक्स करने के लिए 4 से जब डिवाइड करेंगे, 12 × 4 कितना होता है 48, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 5 से डिवाइड किए हैं टोटल मास को 12 × 5 = 60 को, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 12 × 6 = 72 को 6 से डिवाइड किए हैं तो 14 को भी 6 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ हाइड्रोजन वाले का रेशियो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है ना, विच आर नॉट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की लिमिटेशंस हो गई कि ये ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ये वर्क या एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सेकंड, और कहाँ नहीं एप्लीकेबल है, क्या लिमिटेशंस और हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब यहाँ पे आप लगाने जाएंगे Fe0.93O। अच्छा बच्चों, ये कैसे बनता है, देखो एक चीज़ देखिए, Fe3O4 एक कंपाउंड होता है, वो मिक्सचर होता है बेसिकली FeO और Fe2O3 है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ मास का डिफरेंस आ रहा है, जितना मास इसका होना चाहिए एक्चुअल में उतना नहीं है ना, उससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मास से ही नहीं लेना देना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से मेनली लेना देना है। इसको बस आप ये समझिए कि एक जो आयरन है ये यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही कई सारे FeO होंगे और कई सारे FeO होंगे, तो एक Fe कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर दे रहा होगा, कहीं पे 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, कहीं पे 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। तो आयरन जो होता है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 56, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना, यहाँ देखो Fe2O में कितना है 2 है, Fe2O3 में कितना है 3 है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो है डिफरेंस है। ठीक है ना, तो हो सकता हो इसकी मात्रा ज़्यादा हो, इसकी मात्रा कम हो थोड़ी, या इसकी ज़्यादा हो और इसकी कम हो इस वाले मिक्सचर में Fe3O4 के, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। यहाँ पे Fe1O1 है ना, तो हो सकता है कि Fe थोड़ा सा कम ही लगे और इस तरीके का कंपाउंड बना ले, Fe0.93। समझ में आ रहा है बच्चों, और O ऑक्सीजन लग जाए। ठीक है, FeO का ही ये फॉर्म है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा मास क्या आ रहा है, कम आ रहा है इसका। ठीक, चलिए, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड इसी को बोलते हैं, डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल Fe0.93O। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब भी हम इसका रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए दो कंपाउंड बनाता है, कोई 2 ऑक्साइड बनाता है या कोई कंपाउंड बनाता है, तो एक के मास को जब हम फिक्स करेंगे, जब इसकी स्टोइकियोमेट्री ही 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो इसका आंसर भी जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, रेशियो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यही इसकी लिमिटेशंस थी कि बस इतना आप याद रखिएगा लिमिटेशंस में, इतना ज़्यादा नहीं भी समझ में आए तो इतना याद रखिएगा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और दूसरा क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड पे ये वर्क नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे Fe0.93O। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ जो है लॉ, वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको 4 कर लीजिएगा। 3 तक हो गया हमारा और हम लोग मूव करते हैं 4 के लिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको ध्यान से समझिए, यही मेन था, सबसे मेन यही है। अगर ये आप समझ गए तो कोई भी लॉ आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। एकदम पेशेंस के साथ अगर कुछ कर रहा हूँ तो इधर उधर नहीं करना है आपको, एकदम पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिए, है ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया, रिक्टर ने, इन 1792 में। अब इनकी डेफिनेशन ही बहुत खतरनाक है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B
कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। अब इसका मतलब पढ़ के आप लोगों को शायद ही समझ में आए, मैं आपको समझाता हूँ। द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ए और बी की मासेज का रेशियो विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो जो कि कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से, ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एलिमेंट सी एंड ओ, कार्बन और ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये किससे और रिएक्ट करते हैं, कार्बन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो मीथेन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएगा तो क्या करेगा, H2O बनाएगा। एंड दे कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म CO2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, CH4 बन जा रहा है। कार्बन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जब कंबाइन हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है। तो इस साइकिल से आपको देख करके ये समझना है। देखिए ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों सेपरेटली हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। जब इसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन से तो क्या बना, मीथेन बना। इसने जब रिएक्ट किया हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में तो वाटर बना, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। चलिए, इन मीथेन 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। तो 12 पार्ट कार्बन जो है किससे रिएक्ट करेगा, 4 पार्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा मीथेन में। कैसे, कार्बन हाइड्रोजन है ना, ये है ना आपका, तो इससे जब रिएक्ट करता है तो मीथेन बनाता है। तो मीथेन में कार्बन का कितना पार्ट है, कितना मास है, 12। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 का 1 होता है, तो 4 का कितना होगा, 4 है, 12:4। तो चलिए देखते हैं। तो 12 पार्ट किससे रिएक्ट करेगा, 12 पार्ट ऑफ कार्बन, 4 पार्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। इन H2O में क्या है, 2 पार्ट हाइड्रोजन का 16 पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बाई मास। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का मास, 2, यानी 2 पार्ट। और ऑक्सीजन का कितना पार्ट हो जाएगा, 16 पार्ट। तो 2:16 में है ये। बात समझ में आ रही है। चलिए, thus the masses of the C and O which combine with the fixed mass of hydrogen, say 4 parts by mass, तो are 12 and 32। ओके, ये आपने डायग्राम देख लिया। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, मीथेन बनाता है, 12:4 का रेशियो है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाता है, 16:2 का रेशियो है। तो एक को फिक्स कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, हाइड्रोजन को इसके साथ भी 4 कर लीजिए। अगर इसका 16 मास 2 के साथ रिएक्ट करता है तो 32 मास किससे करेगा, या 32 पार्ट 4 से करेगा। तो हाइड्रोजन हमने 4 फिक्स कर लिया, ठीक है। तो मीथेन में क्या है, 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। मीथेन में ऐसा हो रहा है, 12:4 का रेशियो है। और वाटर में क्या है, 2:16 का रेशियो है ना। तो 10 द मासेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब ये दोनों अलग अलग किससे कम कर रहे हैं, एक अलग एलिमेंट से कर रहे हैं। अब जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए, 10 द मासेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, से 4 पार्ट्स बाई मास, है ना, आर 12 एंड 32। तो जो मासेज हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के जो कि हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहे हैं, तो कार्बन का मास कितना है, 12 है, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन से कर ले रहा है, ठीक है ना। H2O का मास कितना है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की नहीं 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा क्या होगा, क्योंकि इसको फिक्स करना है ना, तो 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16 × 2 32। ओके, चलिए, तो 10 द मासेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन डायरेक्टली विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से 4 पार्ट आर 12:32। दे आर इन द रेशियो 12:32 और 3:8। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अलग अलग जब हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है ना, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है। इसका जो कार्बन का रेशियो है वो क्या है, 12 है, और जो ऑक्सीजन का रेशियो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 16 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 या 4 होता है, तो 2 से ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जा कर के यहाँ पे फिक्स हो रहा है ना हाइड्रोजन, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन का और कार्बन का 12:4 है एक जगह, और एक जगह क्या है, एक जगह आपका है 12:16
सॉरी 4:32। ओके, चलिए इस वाले पार्ट में क्या है 12:4, इसमें क्या है 16:32। तो 12:4 को हमने क्या लिख लिया था 3:8। 12 को आप सिंप्लीफाई करिए, 4 से डिवाइड करिए, 3:8 आ जाएगा। तो ये कौन है, दे आर इन द रेशियो 12:32 और 3:8। ये कौन है बच्चों, ये है फिक्स मास ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। ये कार्बन और ऑक्सीजन का मास है जो कि किसी हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है। कितने मास से कर रहा है, 4 मास से, 4 पार्ट से। तो यहाँ तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इस साइड H2O बनता है तो 2 ही हाइड्रोजन आता है, यहाँ देखिए 4 आ रहा है। तो इसको 4 बनाने के लिए अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टोटल 2H2O आ जाएगा। जैसे 2H2O आया तो ऑक्सीजन का एक का मास 16 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइन directly with 32 parts by mass of oxygen. They are in the ratio of 12:32 or 3:8, which is the same as the fixed first ratio. अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि नौ इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहले क्या कर रहा था, कार्बन अलग से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन अलग से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था। अब इन दोनों को ही रिएक्ट करा देंगे आपस में। नाउ इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइंड डायरेक्टली विथ 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 पार्ट कार्बन का होगा, 12 मास होता है ना, और ऑक्सीजन का कितना होगा 32। ठीक है, ठीक है। तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 12:32 और 3:8 विच इज़ द सेम एज द फर्स्ट रेशियो। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे 12 पार्ट था, फिक्स पार्ट हाइड्रोजन का 4 है, तो 12:4 यहाँ पे आ रहा, और ये क्या है 16:2। इसको क्या कर लेंगे 32 क्या कर लेंगे 4। ओके, तो इन दोनों का आपस में रेशियो क्या है बच्चों 12:32। ओके, विच इज़ 3:8। तो यहाँ पे हमने जब पढ़ के आपको बताया है दस द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच डायरेक्टली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से 4 पार्ट्स बाई मास आर 12 and 32. They are in the ratio of 12:32, 3:8. Now, in carbon dioxide CO2 12 parts by mass of carbon combined directly with 32 parts of by mass of oxygen. They are in the ratio of 12:32 or 3:8, which is the same as the first ratio. तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो दिख रहा है ना, तो इसलिए क्या है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ये सेटिस्फाई करता है। अच्छा, एक केस और आपने देखा होगा, अभी तक हम लोग इस तरीके का बात नहीं कर रहे थे, दो का आपस में कंपैरिजन कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक अलग एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो फिर उस किस रेशियो में करता है उसको हमने लिख लिया 12:4, और यहाँ पे क्या कर रहा था 16:32 क्या था 4, और इन दोनों का जब हमने लिया है तो वो कितना आया है 12:32। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी का सेकंड केस। द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट सल्फर टू फॉर्म H2S एंड SO2 एंड दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर टू फॉर्म H2O। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, देखिए दो कंपाउंड अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी सल्फर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी सल्फर से रिएक्ट करता है। ये केस 2 है उसी का, इसमें अच्छे से समझ लीजिए एक बार और। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तुरंत एक बार में कई लोगों को स्ट्राइक नहीं करता है। देखिए हाइड्रोजन भी सल्फर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी सल्फर से रिएक्ट करता है, और ये दोनों आपस में भी रिएक्ट करते हैं, है ना। तो द मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर 32 होता है ना सल्फर का मास, तो देखो 32 मास किससे रिएक्ट करेगा 2 पार्ट हाइड्रोजन से, और इसका 32 किससे रिएक्ट करेगा 32 ऑक्सीजन से, है ना। तो आर इन द रेशियो ऑफ 2:32 और 1:16। तो 2:32 के रेशियो में क्या कर रहा है फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और जब ये क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे कोई, तो इनका रेशियो क्या होगा देखेंगे। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म H2O द रेशियो ऑफ थर्ड क्या है देयर कंबाइनिंग मासेज इज़ 2:16 और 1:8। तो जब ये क्या है देखिए ऊपर वाले में इसके फिक्स मास से कितने मास का रेशियो जो है कितने पार्ट जो है रिएक्ट कर रहा था,
तो 2:32 पार्ट रिएक्ट कर रहा था सल्फर के फिक्स मास के, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके 1:16 लिख दिया। अब ये दोनों का अलग अलग पार्ट इससे रिएक्ट कर रहा है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना तो वही रेशियो होगा जिस रेशियो से इसने थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट किया है। दोनों ने 2:32 के रेशियो से सल्फर से रिएक्ट किया है। तो अभी देखिए, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म H2O, द रेशियो ऑफ देयर कंबाइनिंग मासेज इज 2:16 और 1:8। इनका भी 1:8 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, 1:8 था सल्फर से रिएक्ट करने का, और जब दोनों आपस में कंपाउंड बना लिए तो भी क्या है 1:8 का आपका रेशियो, ठीक है। और अब हम लोग चले आते हैं गैलिसॉक्स लॉ पे, ठीक है। या एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, टाइम है अभी काफ़ी है बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अच्छा ये क्या होता है बच्चों, परसेंट बाई मास, है ना, नंबर नहीं, परसेंट बाई मास। चलिए, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कंटेन 63.15% ऑफ ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन, सो दैट दीज डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो बच्चों इसमें जो है आप लोग एक बार और ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चल रहा है, ठीक है। क्या रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है कंटेन, और 82.35% नाइट्रोजन कंटेन करता है और 17.65% हाइड्रोजन करता है। यानी एक तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तब जाके अमोनिया मिलेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, रिएक्ट कराया अमोनिया मिल गया। वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना % ऑफ हाइड्रोजन। वाटर भी बनाना है, यानी H से नाइट्रोजन भी कनेक्ट होगा और ऑक्सीजन भी कनेक्ट होगा। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कंटेन्स इतना ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना ऑफ नाइट्रोजन, सो दैट दी डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो देखिए, अगर क्या है 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कितना लिया है 82.35%। देखिए ये है, अमोनिया में नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, तो हम लिख सकते हैं ना कि अमोनिया में इतना % या इतना ग्राम, परसेंट बाई मास, ठीक है। ग्राम लीजिए, किलोग्राम लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जनरली ग्राम लिख सकते हैं। तो 17.65 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है 82.35 से, ठीक है बच्चों। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन किसने से रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, 82 डिवाइडेड बाई 17.65, ओके, विच इज इक्वल टू 4.67। अब क्या कह रहा है, इन H2O 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी बच्चों ये 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन 88.90। अब यहाँ कह रहा ना कि जो वाटर है वो 88.90% क्या रखता है, ऑक्सीजन रखता है, और 11.10% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। ऊपर हमने क्या कर लिया है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन कंबाइन होगा अमोनिया में, ठीक है, वो लिख लिया है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कंबाइन होगा ऑक्सीजन, वो लिखेंगे। तो इन H2O, ये तो समझ गए अमोनिया केस में कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के 82.35 डिवाइडेड बाई 17.65 ग्राम से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इतना पार्ट अगर ये है तो इतना पार्ट किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। और H2O में क्या देख लिया हमने कि जो 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने से रिएक्ट कर रहा है, 88.90 से। यहाँ पे देखिए वाटर का इतना ऑक्सीजन है तो इतना हाइड्रोजन है, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 88.90 डिवाइडेड बाई 11.10, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे पहले वाले केस में क्या था, नाइट्रोजन से कितने, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। बात समझ में गई, दोनों मिल गया आपको, ये 4.67 है, ये 8.01 है। और रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ फिक्स्ड मास क्या, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं उनके मासेज का रेशियो जो है 4.67:8.01 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 1:1 आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। इन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में रेशियो ऑफ मासेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द ईच अदर इतना इज इक्वल टू दिस मच। अब क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट क्रिएट करा दीजिए। पहले क्या था, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कराएं, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से कराएं, और इसका पार्ट्स देख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14 नाइट्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन होना चाहिए, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, N2O3, ठीक है ना। N2O3 क्या होता है बच्चों, इसका मास कितना हो जाएगा, 28, और इसका मास 48, 28:48 हो जाएगा। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद ईच अदर इज इक्वल टू 28:48। बात समझ आ रही है, ये 28 आएगा और ये 48 आएगा, समझ में आ रहा है। जब ये N2O3 बनेगा, ये 28 आएगा और ये 48 आएगा। वो किस रेशियो में होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1:1.72 आएगा। हैंस इट फॉलोज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ओके, देखिए एक बार और समझ लीजिए बच्चों। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, अमोनिया बनाया। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, H2O बनाया। अब हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, इतना ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इतना ग्राम। दोनों की वैल्यू निकाल ली, इतना और इतना, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है इतने ग्राम किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन कितना है, इतना है। तो दोनों का रेशियो निकालें, क्या आया, दोनों का रेशियो निकालें 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पे तो 4.67:8.01 आ रहा है, जो कि इक्वल है 1:1.72 के। बात समझ में आई, मतलब फिक्स मास से ये दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका रेशियो लिए हैं। अब जब ये कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के N2O3, उसमें नाइट्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का जब रेशियो देख रहे हैं तो वो 28:48 आ रहा है। देखो नाइट्रोजन 2 है तो 28 मास हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है तो 48 मास हो जाएगा। तो 28:48 जो कि 1:1.72 के बराबर है। अब ये कैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्ट किया फिक्स मास से तो इसका मास कितना था, इतना था, इसका मास कितना था, इतना था। अब जब इन दोनों का रेशियो लिए तो कितना आया बच्चों, इतना आया, ठीक है। फिर जब हम इन दोनों का अलग से कंपाउंड बनाएं N2O3, तब देखें फिर भी इसका भी रेशियो क्या है, 28.48 यानी 1.72। अब ये और ये वैल्यू सेम है ना बच्चों, इसलिए क्या कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन का मास हमने क्या कर लिया, 1 ग्राम फिक्स कर लिया। 1 ग्राम के साथ कितना नाइट्रोजन कंबाइन करता है, इतना ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करता है, इतना ग्राम। दोनों का रेशियो लीजिए, कितना आएगा, इतना आएगा। और जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। इनका रेशियो क्या आएगा, 28:48, जो कि 1:1.72 के बराबर है। मतलब जो फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो है ना, और जब आपस में दोनों मिलकर के कंपाउंड के बना रहे हैं तो वो रेशियो बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है। अब छोटा सा एक और देख लेते हैं, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। 1808 में इन्होंने दिया था, है ना, 1808 में इन्होंने दिया था। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम। अच्छा, कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चों, वॉल्यूम में हम लोग डील करते हैं गैसेस को, ठीक है ना। विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, जो कि सिंपल रेशियो एक दूसरे के लिए क्या करता है, बियर करता है। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ दीज आर आल्सो गैसेस प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स आर डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए देखते हैं। ए, आप लोग डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या लिखा है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and 1 volume of chlorine always combine to form 2 volume of
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एक वॉल्यूम इसका लिया, एक वॉल्यूम इसका लिया, तो हमको कितना वॉल्यूम HCl मिला, 2 वॉल्यूम मिला। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज इन दिस रिएक्शन इज सिंपल। क्या है रिएक्शन में जो रेशियो है, 1:1:2 का रेशियो है, ठीक है ना। तो हेंस इट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। ये जब होल मतलब सिंपल रेशियो बियर करेगा रिएक्ट करके वॉल्यूम के टर्म में, तो उसको हम क्या कर देंगे, कह देंगे कि ये जो है जो कंबाइनिंग वॉल्यूम का जो लॉ है उसको मतलब इलस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो गैसेस के लिए हमेशा हम लोग वॉल्यूम से डील करते हैं, ठीक है बच्चों। बी 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। तो 2 जो है वॉल्यूम हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम किसका दे रहा है, H2O का। हियर आल्सो द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज सिंपल 2:1:2, 2:1:2। तो ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई दम नहीं है। आप जो इससे पहले मैंने लॉ बताया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और उससे पहले जो लॉ बताया था पिछले लेक्चर में, एक बार उसको और अच्छे से देख करके समझ लीजिए, ठीक है ना। लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ये इस वाले में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग एलिमेंट है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, 2 अलग अलग एलिमेंट ले रहे थे। यहाँ देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन लिए थे, लेकिन इसमें क्या करना है, 3 एलिमेंट ले रहे हैं। एक तो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो जब रिएक्ट करता है तो फिक्स मास से कितना रेशियो होगा उसको निकाल लीजिए, ठीक है ना। फिर जब ये आपस में कंबाइन करके दूसरा कंपाउंड बनाते हैं उसका रेशियो निकाल लीजिए, दोनों कंपेयर कर लीजिए। अगर बराबर आ रहा तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। और इस वाले में गैलोसियस लॉ ऑफ गैसियस वाले में कोई भी दम नहीं है। आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल HCl देगा, तो 1:1:2 आपका रेशियो हो जाएगा। और वो क्या है, सिंपल होल नंबर दिख रहा है, जो इसलिए क्या है, गैलोसियस लॉ को या गैसियस वॉल्यूम के लॉ जो है गैलोसियस का, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए, टाइम हो गया काफ़ी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा और कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको मैं थोड़े ही 10 मिनट के अंदर कवर करके फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आपके आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग को जानना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उस पर उतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि उस पर क्या है, अलग से हमको लेक्चर बनाने हैं, ठीक है ना। तो बेसिक एटम के बारे में समझने से बेहतर है कि थोड़ा सा पढ़ करके हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा बच्चों, है ना। और इसमें घबराना नहीं बच्चों, जितने भी लॉ बताए हैं अगर आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं भी आया ना बच्चों, कोई बात नहीं, घबराइए मत। किसी को एक बार में ये दोनों लॉ समझ में नहीं आते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ जो आपका सेकंड वाला लॉ था, सॉरी थर्ड वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो भी समझ गया वो समझ लीजिए इस चैप्टर में कुछ भी समझ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा लेंदी करके पढ़ाया भी है। अगर 100% आपका कमांड नहीं भी बन पाया हो तो अभी घबराइएगा नहीं, ये चीज़ें आएंगी जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो मैं वहाँ पे अलग से कवर करा दूँगा। कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें, उसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए।